Hello dear students, let's continue with our chapter 10 of class 6 history NCERT textbook presented by your SST teacher Kunal Devgan, and the name of the chapter is traders, kings and pilgrims. ट्रेडर्स जो उस टाइम पे व्यापारी थे, कुछ उनकी बात करेंगे। वो किस चीज़ का व्यापार करते थे, क्या वो सामान थे जिनका वो व्यापार करते थे, कहाँ वो सामान लेके जाया जाता था, कहाँ से कुछ सामान आता था, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ किंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अशोका के बारे में डिस्कस किया था, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हमने उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जब अशोका का जो एम्पायर था उसका कोलैप्स होना शुरू होता है, उसका पतन होना शुरू होता है, तब हमने देखा कि जो इंडिया में उसका एम्पायर था उसके अलग अलग किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स बन जाते हैं। जैसे हमने इंडिया के बारे में बात की थी कि इंडिया का मैप कैसा होता है। इंडिया का मैप कुछ ऐसा होता है ना, ये ऐसा इंडिया का मैप होता है ना। तो हमने बात किया था कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें ये जो सारा एरिया था, ये जो मोस्टली सारा एरिया था, ये किसके अंडर था? ये मौर्य अशोका के अंडर था। यहाँ पे हमने कलिंगा के वॉर की बात की थी कि यहाँ पे कलिंगा का युद्ध होता है। फिर हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जब अशोका का एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ छोटे छोटे राजा बन जाते हैं। यहाँ पे इंडो ग्रीस का राज आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुशानास का राज आ जाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सातावाना का देखा था, हमने साउथ में चोला चीरा पांड्यास का देखा था, यहाँ पे हमने वर्ताकास का देखा था, है ना। यहाँ पे हमने सुंगा का देखा था, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज में हमने किस चीज़ों के बारे में बात की थी कि छोटे छोटे किंगडम बन जाते हैं। फिर हमने उसी के आगे ये सब कुछ मैंने कहा किस में डिस्कस किया था, ये जो आपके 9 चैप्टर की शुरुआत में ही एक लुकिंग हेड का मैंने कहा था कि ये आपके आगे वाले चैप्टर्स को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैं उसी में से निकाल के आपको अभी तक बता रहा हूँ, तो आपको वो भी देखना है। जो लुकिंग हेड है उसको भी आपको पढ़ना है बच्चों। फिर हमने बात की थी कि ये छोटे छोटे एम्पायर, छोटे छोटे किंगडम्स में पूरा एम्पायर डिवाइड हो जाता है। फिर हमने बात की थी सिर्फ इस टाइम पे ये छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड नहीं होता है, कुछ और भी चेंजेस आते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है ना। उसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ये मेंशन किया हुआ था, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है, ट्रेड की ग्रोथ होती है, क्राफ्ट पर्सन्स की ग्रोथ होती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है, नए नए रूट्स फाइंड होते हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए, वेस्ट एशिया में जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका में जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका में जाने के लिए। तो अलग अलग ट्रेड, सिल्क रूट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम पिलग्रिम्स के बारे में डिस्कस, श्रद्धालुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जिन भी वो गॉड को या गॉडेसेस को मानते हैं उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलो बच्चों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम्स है। तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड द ट्रेडर, हमें कैसे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पता लगता है या हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कि वहाँ पे जो पोर्ट बनते थे, ठीक है, जो घड़े या कुछ ऐसी चीज़ें बनती थी, वो किस कलर में बनती थी? वो रेड और ब्लैक वेयर्स कहलाती थी। रेड और ब्लैक वेयर्स कहलाती थी। क्या था वो कि उसमें वो रेड कलर के होते थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बना होता था। फिर हमने आगे बात की कि जब बड़े बड़े किंगडम बनने शुरू हुए, जनपद बनने हुए, तो वहाँ उसमें जो पोर्ट्स बनने हुए उसको क्या कहते थे? हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या कहते थे इनको? नदरन ब्लैक पॉलिश वेयर। ये ब्लैक कलर के होते थे और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश होते थे, शाइन करते थे। तो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज वाला इंडिया नहीं है, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ भी इंक्लूड होती हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है। ये जो सारी कंट्रीज़ थी, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्कोलॉजिस्ट को डिफरेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स पे, जहाँ पे उन्होंने खुदाई की, जहाँ पे उन्होंने एक्सकवेशन की, वहाँ से इसके एविडेंसेस मिलते हैं, इसके स्रोत मिलते हैं, ठीक है। इसके नदरन ब्लैक पॉलिश वेयर के, मतलब इस तरह की पोटरी जो थी उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि कैसे ये जो थी ये अलग अलग एरियाज में पहुंची, कैसे, कौन इनको लेके गया? तो फिर हम जब ये सोचते हैं कि इनको कौन लेके गया होगा, इनको ट्रेडर्स लेके गए होंगे जो उस टाइम पे ट्रेड करते थे, जो अलग अलग जगह पे जाके इन चीज़ों को बेचते थे। तो मान लो बच्चों, अगर आपने गांव में कभी मेला देखा है
तो मेला, जब एक गांव में मेला होता है तो शहरों से कुछ लोग बसेस में, ठीक है, बड़ी गाड़ियों में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और वो अलग अलग डिफरेंट तरह का सामान लेके आते हैं कहाँ पे, गांव में या उस फेयर में बेचने के लिए। और जब वो फेयर ख़त्म होता है तो वो वापस चले जाते हैं। तो वो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो कौन होते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं। वो ट्रेड करने के लिए उन फेयर्स में आते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो उस टाइम पे भी जो पुराने ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो एक जगह का सामान दूसरी जगह पर लेके जाते थे। तो इसके बारे में भी हमें डिफरेंट एविडेंसेस मिलते हैं। हमने साउथ इंडिया, जिसकी हम सारे जने कितनी ज़्यादा मूवी देखे साउथ इंडियन मूवीज़ की, है ना। और साउथ इंडियन मूवीज़ में अगर किसी लड़की की शादी हो तो उसके बाद कितना सोना उसको डाला होता है, देखा है कभी नोटिस किया इन चीज़ों को। तो जो हमारा साउथ इंडिया था ना, वो बहुत फेमस था उस टाइम पे। पुराने समय में हमारा जो साउथ इंडिया था वो बहुत फेमस था। किस टाइम पे, चोलास, चीरा, जो पांड्यास वाला, चालुक्यास, पल्लवास वाला टाइम था। हमने बात की थी ना इसकी पिछले चैप्टर में। उस टाइम पे साउथ इंडिया क्यों फेमस था, यहाँ पे बहुत गोल्ड के लिए फेमस था, ये अपने स्पाइसेस के लिए फेमस था, ठीक है, मसालों के लिए फेमस था, स्पेशली ब्लैक पेपर क्या होती है, काली मिर्च के लिए, ठीक है, और प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। और ये जो पेपर थी, जो जिसके लिए हमारा साउथ इंडिया फेमस था, ये जो पेपर थी, इसको रोमन एम्पायर में बहुत ही वैल्यू थी। मतलब रोमन एम्पायर वाले इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, और बहुत ही मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस थी वहाँ पे कि ये काली मिर्च है, पता नहीं क्या है, पता नहीं। तो ये काली मिर्च, तो इसकी वजह से इसकी बहुत वैल्यू थी रोमन एम्पायर में, और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता था, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। इसको ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो हमें साउथ इंडिया में कुछ रोमन गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, इस टाइम पे साउथ इंडिया के बीच में और रोम के बीच में ट्रेड होता था, ठीक है। कैसे, थ्रू द मोड ऑफ ओशियन या ओशियन रूट्स के थ्रू, ठीक है, शिप्स के थ्रू। किसके थ्रू, शिप्स के थ्रू क्या होता था, शिप के थ्रू ट्रेड होता था। और ये जो लोग थे हमें गोल्ड कॉइन्स भेजते थे, ठीक है। और ये जो गोल्ड कॉइन थे, जो इंडिया में मतलब कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे लेके आते थे, और इन गोल्ड कॉइन की जगह यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भेजी जाती थी, जैसे स्पाइसेस भेजी जाती थी, पेपर भेजी जाती थी, प्रीशियस स्टोन्स को भेजा जाता था। तो इससे हमें पता लगता है कि इस टाइम पे रोम और साउथ इंडिया के बीच में काफ़ी बहुत ट्रेड था। और ट्रेडर्स इंडिया तक जाने के लिए, इंडिया वाले ट्रेडर्स उस साइड पे जाने के लिए डिफरेंट सी रूट्स को ढूंढते थे, सी रूट की समुद्री रास्ते ढूंढते थे वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। और कुछ जो ट्रेडर्स थे वो कोस्ट को फॉलो करते थे। कोस्ट क्या होती है कि जैसे ये इंडिया है, कुछ तो ऐसे जा रहे हैं रोम, ठीक है, पर कुछ इंडिया के साथ साथ ऐसे करके बिल्कुल जो कोस्ट के साथ रास्ता जाता है ना, वो ऐसे जाते थे, ठीक है। तो ये था कि कैसे हमें ट्रेडर्स के बारे में पता लगता है। अब हम कुछ किंग्स के बारे में बात करते हैं, उनके कुछ नए किंगडम्स के बारे में बात करते हैं जो कोस्ट पे थे, जो समुद्री तटों के आसपास, ठीक है, बने हुए थे। उसमें हमने पिछली बार अपने पिछले चैप्टर में बात की थी कि जो साउथ इंडिया था उसमें इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे, कौन से, चोलास, चीरास और पांड्यास, ठीक है। जो हमारा सदर्न सब कॉन्टिनेंट है ना, जो इंडिया का नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा है, ठीक है, इसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। मतलब कि समुद्र के साथ इसका तट ऐसे है ना, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है ना। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये होती है कोस्ट लाइन, जो एक कंट्री की पता करती है ये जो समुद्र के साथ इसका इस जमीन लग रही है, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन। और यहाँ पे कई हिल्स भी थी, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ पे रिवर वैली भी हैं। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर वैली है उसका नाम है कावेरी, ठीक है। तो ये जो किंगडम्स थे, हमने पिछले चैप्टर में बात की कि यहाँ पे नए किंगडम्स बने। तो आगे हम देखते हैं कि हमने जैसे पिछले चैप्टर में बात की संगम लिटरेचर के बारे में, कि जो लोग इकट्ठे होकर संगम में कुछ कंपोज करते थे, पोइट, उसको कहते हैं संगम लिटरेचर। वैसे ही संगम पोइम्स भी हैं। तो उन संगम पोइम्स में हमें ये जो चोला, चीराज और पांड्यास है, इनके बारे में पता लगता है। एक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम होता है मूवेंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवेंद्र। जो ये तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स, 3 लीडर, 3 हेड। तो 3 हेड किसके हैं, एक हेड है चोला का, दूसरा हेड है चीरास का, और एक हेड है पांड्यास का। तो मतलब 3 हेड हो गए। तो हमें इन संगम पॉइंट से एक वर्ड के बारे में पता लगता है, मूवेंद्र। और उन एक माना जाता है कि ये जो 3 रूलिंग फैमिलीज थे, ये जो थे, और ये एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, 3 पावरफुल किंगडम्स के, जो साउथ इंडिया में था आज से 2300 ईयर्स पहले। और ये जितने भी मूवेंद्रस थे या उस टाइम पे राजास थे, हेड थे, इन्होंने अपने एरियाज में, जिस भी एरिया पे ये कंट्रोल करते थे, वहाँ पे इन्होंने 2 सेंटर्स बनाए थे पावर के। एक तो अंदर
इनलैंड मतलब कि कोस्ट के अंदर, मतलब कोस्ट से थोड़ी सी दूर, और एक कोस्ट के पास, क्योंकि कोस्ट के पास, समुद्री तट के पास इनको पावर सेंटर का पावर बनाने का बहुत फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से ही तो सारा ट्रेड होता था, तो ये ट्रेडर से पैसे ले सकते हैं, ठीक है, अपने राज्य से ट्रेड कर सकते हैं। तो इनमें से मतलब हर मतलब कि 3 लीडर्स थे, तीनों ने 2-2 क्या सेंटर्स बनाए हुए थे, मतलब टोटल हो गए 6 सेंटर्स। अगर 3 लोग 2-2 सेंटर्स बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 सेंटर्स हो जाएंगे। इसमें से 2 बहुत ही फेमस सेंटर हैं, एक है पुहार और कावेरीपट्टनम, जो चोलास का पोर्ट था। चोलास हमने बात की ना, चोलास भी किंगडम था एक। उसके बाद एक मदुराई था, मदुराई जो था वो कैपिटल था पांड्यास का। जो ये रूलर्स थे, जो साउथ इंडिया के रूलर थे, ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। हमने बात की ना, कुछ जो किंग्स थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट करते थे, रेगुलर सैलरी देते थे, पर ये जो साउथ वाले थे ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। ये लोगों से जब भी इनको कोई चीज़ चाहिए होती थी या फिर ये लोगों से गिफ्ट की डिमांड करते थे कि हमें गिफ्ट दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा किंगडम है तो किंगडम को चलाने के लिए इनको रेवेन्यू की ज़रूरत है ना, पैसे की ज़रूरत है ना। ये अलग अलग जगह मिलिट्री एक्सपेडिशंस करते थे, अपनी मिलिट्री को लेके जाते थे, वहाँ पे लड़ते थे, और ये जो अपने आसपास जो एरियाज़ थे उनसे ट्रिब्यूट्स लेते थे, नेबरिंग एरिया से मतलब पैसे लेते थे, और कुछ वेल्थ ये अपने पास रख लेते थे और कुछ वेल्थ ये लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कुछ वेल्थ ये पोइट्स को दे देते थे। क्यों? पोइट्स इनके बारे में लिखते थे तो वो फिर अच्छा लिखेंगे अगर ये इनको पैसे दे देंगे तो जब ये चोलास, चीराज और पांड्यास का ये टाइम था, ये किंगडम था, उससे 200 साल बाद क्या होता है, एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सातवाहना डायनेस्टी। हमने डिस्कस किया था कि वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सातवाहना डायनेस्टी, ठीक है। और ये वेस्टर्न इंडिया की बहुत पावरफुल डायनेस्टी होती है बच्चों, और इसका जो बहुत ही फेमस रूलर होता है उसका नाम होता है गौतमीपुत्र सताकर्णी। गौतमीपुत्र का मतलब है कि जिसकी मदर का नाम है गौतमी, ठीक है। और इस रूलर के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? इस रूलर के बारे में पता लगता है कि जो इसकी मदर थी ना, गौतमी बालाश्री, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम लिखवाया था। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? मैंने कहा था ना, कोई भी हार्ड सरफेस हो उसके ऊपर कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ भी लिखा होता है ऐसे करके, कुछ भी मान लो हार्ड सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और उनका कहना था कि जो ये सातवाहना रूलर्स थे इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथा भी कहा जाता था। दक्षिणी पथ के दक्षिण का मतलब कि जो साउथ की ओर रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। पथ का मतलब होता है रास्ता और दक्षिणी का मतलब होता है हमारे दक्षिण की ओर, हमारे साउथ की ओर जो जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते का इनको लॉर्ड्स कहा जाता था, ठीक है। और ये जो रास्ता था ये साउथ की ओर जाता था। तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे उस टाइम पे अलग अलग रूलर्स थे, उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस थी बच्चों। ऐसे ही हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ अ सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? ये सिल्क रूट, सिल्क एक कपड़ा होता है, आप सभी को पता है कि सिल्क एक बिल्कुल ही मुलायम सा कपड़ा होता है। तो ये जो सिल्क था ना, पुराने टाइम में इसकी ना बहुत वैल्यू होती थी, क्योंकि इसको देख के सारे खुश हो जाते थे कि इतना शाइनी कपड़ा, इतने अच्छे कलर्स, इतना स्मूथ टेक्सचर है इसके। पर इसको बनाने का जो तरीका होता था ना, सिल्क, जो उस टाइम पे सिल्क बनाई जाती थी, उसको बनाने का तरीका बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। पहले जो सिल्क जो थी, रॉ सिल्क होती है, उसको ककून एक तरह की सिचुएशन होती है सिल्क की, सिल्क वॉर्म होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, उनका एक फेज़ आता है उनकी लाइफ में जब वो ककून बनते हैं, ठीक है। जब पहले उन ककून से रॉ सिल्क को निकाला जाता था, फिर उनको स्पिन किया जाता था थ्रेड बनाने के लिए, एक रस्सी टाइप थ्रेड बनाने के लिए उसको स्पिन घुमाया जाता था, फिर उसको वीव किया जाता था, उसको सिला जाता था, या फिर उसको जैसे बनाते हैं ना, हमने अपने घरों पे देखा होगा, हमारी दादियाँ 2 स्टिक्स लेके कुछ बनाती हैं, ठीक है। तो फिर उस थ्रेड की वीविंग होती थी जिससे वो क्लॉथ बनता था। तो ये जो पहले सिल्क बनाने की टेक्निक थी ना, ठीक है, वो चाइना में इन्वेंट हुई थी आज से 7000 साल पहले, मतलब कि 5000 BC में। तो बहुत पुराना टाइम हो गया ना, 5000 BC। तो पर ये चाइना वाले किसी को बताते ही नहीं थे हम कैसे बनाते हैं। तो कुछ लोग जो चाइना में रहते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हम उनके बारे में बात करेंगे, ट्रैवलर्स के बारे में भी बात करेंगे। जब ये जो चाइना के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पैदल चल के या हॉर्सेस पे या कैमल्स पे, तो ये अपने साथ ये सिल्क ले जाते थे, और जिस रास्ते से ये अपने साथ ये सिल्क लेके जाते थे, उस रास्ते को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। ये है इंडिया,
ये है चाइना, है ना। तो चाइना से ऐसे निकले, ये इंडिया के ऊपर से होते हुए ऐसे निकलते थे, तो इंडिया के भी इस हिस्से में ये आते थे। तो ये जो जिस रूट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने जिग-जैग कर रहा हूँ, ये रूट क्या है, ये इस रूट कहलाता है सिल्क रूट, जहाँ से सिल्क का ट्रेड होता था बच्चों। क्योंकि जो लोग अपने साथ सिल्क लेके जाते थे वो उसको अपने पहनने के लिए थोड़ी लेके जाते थे, वो उसको बेचने के लिए भी लेके जाते थे। ट्रेडर्स भी थे ना कुछ लोग, तो ये जो सिल्क लोग लेके जाते थे, इसको सिल्क को, इस रास्ते को कहा जाने लगा सिल्क रूट, ठीक है। और जो कुछ रूलर्स थे वो इस सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इसका फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि ये जो लार्ज पोर्शन था, ठीक है, इसको कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जो इस रास्ते से लोग जाते हैं वो उनको टैक्सेस देंगे, ट्रिब्यूट्स देंगे, गिफ्ट देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको भी वो रास्ता पार करना है, तो उसको उन राजा के रास्ते से निकलना है, तो उनको राजा को कुछ देना पड़ेगा। और इसके बदले में राजा उनको क्या देगा? इसके बदले में राजा उनको प्रोटेक्ट करेगा ट्रेडर्स को, किससे? रॉबर से, जो रॉब कर लेते हैं, जो लूट लेते हैं लोगों को। तो ऐसा ही जो सिल्क रूट के ऊपर एक राजा हुआ है, जो कुशानास डायनेस्टी का राजा था, जिसका नाम था कनिष्क। पहले हम कुशानास की बात करते हैं। कुशानास ऐसे ही मतलब कि सिल्क रूट के ऊपर को कंट्रोल करने वाली रूलर्स हुए हैं, जिनको हम कुशानास के रूलर कहते हैं। इन जो कुशानास थे, ये कहाँ पे रूल करते थे? सेंट्रल एशिया में रूल करते थे और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, आज से 2000 साल पहले। इनके 2 मेजर सेंटर थे पावर के, एक था पेशावर, दूसरा था मथुरा, जहाँ से ये सारा एरिया को एडमिनिस्टर करते थे, उसकी मतलब कि कंट्रोल करते थे। और ये कुशाना रूलर्स ही पहले रूलर्स हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में जलाए थे। पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स नहीं चलते थे। जो इंडियन के रूलर हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाए, वो कौन थे? वो कुशाना रूलर्स थे। और ये जो गोल्ड कॉइन था, ये सिल्क रूट पे जो ट्रेडर्स थे वो इस्तेमाल करते थे। और इसी रास्ते से, जिस सिल्क रूट से हमने बात की कि सिल्क एक जगह से चाइना से अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में गया, तो इसी सिल्क रूट से क्या हुआ? इसी सिल्क रूट से बुद्धिज़्म भी फैला, बौद्ध धर्म भी फैला। इंडिया में हमने पिछले चैप्टर में बात की कैसे इंडिया में बौद्ध धर्म क्या एमर्जेंस हुई थी, कैसे वो आया था। हमने बात की उसकी बुद्धा की बात की थी, कैसे बुद्धा का कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे उनको इनलाइटमेंट मिली, कहाँ पे उनकी डेथ हुई, है ना। तो एक कुशाना का ही एक बहुत फेमस रूलर है, ठीक है, जिसका नाम है कनिष्का, जो माना जाता है जिसने आज से 1900 साल पहले इंडिया में राज किया था। उसने उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरह की मीटिंग थी उस टाइम पे जो हुई थी, जहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स आए थे इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। और ये जो ये कनिष्का था, इसके ही टाइम पे एक बहुत फेमस पर्सन हुआ है जिसका नाम है अश्वघोषा। अश्वघोष भी कहते हैं। अश्वघोष का नाम फेमस क्यों है? हमने बुद्धा के बारे में सुना कि बुद्धा एक पर्सन थे, ठीक है, पर बुद्धा के बारे में एक किताब लिखी गई है। क्या है उस किताब का नाम? उस किताब का नाम है बुद्ध चरिता, जो किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। और इसको कहते हैं बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क होता है बच्चों। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो एक पर्सन खुद लिखता है अपने बारे में, पर जब कोई पर्सन उसकी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। और इसी टाइम पे जो बुद्धिज़्म था उसमें डेवलपमेंट होती है एक नई फॉर्म की, जिसको हम कहते हैं महायाना बुद्धिज़्म। पहले बुद्धिज़्म हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बुद्धिज़्म की इमर्जेंस हो गई, बुद्धिज़्म एक धर्म बन चुका है, जैसे जैनिज़्म बन चुका था, बुद्धिज़्म बन चुका था। तो इस टाइम पे एक चेंज आता है बुद्धिज़्म में, और एक नई तरह का एक नई फॉर्म सामने आती है बुद्धिज़्म की, जिसको कहते हैं महायाना बुद्धिज़्म, जो पुराने वाली बुद्धिज़्म से थोड़ा सा अलग था। इसमें क्या था कि अब बुद्धा के स्टैचूज बनने शुरू हो जाते हैं। पहले बुद्धा के स्टैचूज नहीं बनते थे, और ये स्टैचूज हैं वो मथुरा और तक्षशिला में बनते हैं। पहले क्या होता था कि बुद्धा के स्टैचूज नहीं बनते थे, बस उनके मतलब कि अलग अलग स्कल्पचर से उनकी और अलग अलग साइन से उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता था। जैसे एक ट्री बना दी जाती थी बच्चों, ठीक है, क्या होती थी, और इसके नीचे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और वो पर्सन कौन है? बुद्धा। और इस ट्री का मतलब होता था कि जैसे बोध गया में जो बुद्धा थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट हुई थी, तो इस साइन से ये पता लगता था कि ये बुद्धा के बारे में है। पर अब बुद्धा की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, गोल्ड की, सिल्वर की, चंदन की, ठीक है। ये फ़र्क आया महायान बुद्धिज़्म में। उसके बाद लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया बोधिसत्व पे। इनलाइटमेंट सबसे पहले किसको हुई थी बुद्धिज़्म में? बुद्धा को हुई थी ना। उसके बाद कुछ और लोगों को भी इनलाइटमेंट हुई थी,
पर पहले क्या होता था, जब ये लोगों को, उनको कहते, जो लोग ये जिन लोगों को एनलाइटनमेंट हो जाती थी ना, उसको कहते थे बोधिसत्व। ठीक है, पहले क्या होता था, जब इन लोगों को इनलाइटनमेंट हो जाती थी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, तो ये अपने आप को ना, ये लोग अपने आप को दुनिया से दूर कर लेते, बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाते थे, पीस में ले जाते थे और मेडिटेट करते रहते थे। ठीक है, पर अब क्या हो गया, ये जो लोग थे, अब इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में, लोगों से दूर नहीं लेके जाने लगे। इन्होंने लोगों को कुछ चीज़ों को समझने में, मतलब टीचिंग करने में हेल्प की, लोगों को समझाने में हेल्प की। और क्या हुआ कि जो बोधिसत्व थे, इनकी भी पूजा होने लग गई। ठीक है, और इनकी जो पूजा होनी थी, ये अलग अलग कंट्रीज़ में फैलने लगी, जैसे सेंट्रल एशिया में फैल गई, चाइना में फैल गई, कोरिया में फैल गई, जापान में फैल गई। और जो ये बुद्धिज़्म था, ये वेस्ट में, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी फैला। सदर्न इंडिया नीचे वाला इंडिया और वेस्ट वाला इंडिया, जिस साइड में इंडिया का गुजरात है। ठीक है, इसका हमें कैसे पता लगता है कि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में फैला? हमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलती हैं, केव्स मिलती हैं। और केव्स हमने देखा था ना कि पुराने टाइम में एक नेचुरल कुछ केव्स भी बनाई जाती थी, जहाँ पे लोग जो हर सारा साल एक जगह से जो दूसरी जगह घूमते रहते थे, और ये लोग बारिशों के दिनों में यहाँ पे रुकते थे। तो ऐसी कई केव्स हमें यहाँ पे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में मिलती हैं। फिर जो ये बुद्धिज़्म था, ये साउथ ईस्ट वर्ड भी फैला, मतलब कि ये इंडिया है तो साउथ ईस्ट वर्ड कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया जो इधर है एरिया। यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो जो साउथ ईस्टवर्ड फैला, श्रीलंका की ओर फैला, म्यांमार की ओर फैला, थाईलैंड की ओर फैला, और साउथ ईस्ट के अलग अलग और हिस्सों में भी फैला, जैसे इंडोनेशिया मैंने बात की ना, उधर इंडोनेशिया। पर जो ये एरियाज़ की हम बात करें, इस एरिया में जो बुद्धिज़्म जो फैला, वो पुराने वाला बुद्धिज़्म था, जिसको हम कह रहे हैं थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। ये याद रखने वर्ड थोड़े थोड़े, जितने भी याद होंगे, कोई पर याद कोई करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे कि महायान बुद्धिज़्म क्या था, पुराना बुद्धिज़्म क्या था, और थेरावाड़ा बुद्धिज़्म क्या था। ठीक है, इन एरियाज़ में थेरावाड़ा बुद्धिज़्म ज़्यादा मतलब कि फेमस होता है। ऐसे ही अब हमने ट्रेडर्स की बात कर ली है, हमने किंग्स की बात कर ली है, अब हम पिलग्रिम्स की बात करते हैं। जो उस टाइम पे जो पिलग्रिम्स थे, जो अलग अलग जगहों पे जाते थे, जिस गॉड को वो मानते थे उसकी पूजा करने के लिए। ठीक है, पिलग्रिम्स क्या होते हैं? कुछ मैन और वुमेन जो एक जर्नी तय करते हैं। ठीक है, जर्नी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब। ठीक है, क्यों? अपने जिस भी वो गॉड को मानते हैं, गॉडेस को मानते हैं, उसकी पूजा करने के लिए, उसको पूजा ऑफर करने के लिए, तो उसको कहते हैं पिलग्रिम्स। तो हम इस चैप्टर में कुछ चाइनीज़ और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की बात करेंगे। हमने देखा ना कि जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से अलग अलग कंट्रीज़ में फैला, तो ये जिन कंट्रीज़ में फैला, वहाँ के लोग इंडिया में आना शुरू हो गए अलग अलग रास्ते से। कुछ लोग सी के रास्ते से आए, कुछ लोग लैंड के रास्ते से आए। तो हम बात करेंगे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की। ठीक है, श्रद्धालुओं की। ठीक है, और उनमें से कुछ हैं फाहाइन। ठीक है, फाहाइन एक पर्सन थे जो माना जाता है जो इंडिया में आज से 1600 साल पहले आए थे। फिर ज़ुआनज़ैंग थे जो इंडिया में 1400 साल पहले आज से आए हैं। फिर आइक्विंग हैं जो इंडिया में ज़ुआनज़ैंग से 50 साल बाद आते हैं, और जब ये इंडिया में आते हैं तो ये इंडिया के बारे में अपने अकाउंट्स में लिखते भी हैं। ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं कि वो कहाँ से कैसे गए थे, क्या उनको मुश्किलें आई। ठीक है, उन्होंने क्या क्या इंडिया में देखा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने विज़िट की। और ये मोस्टली वही चीज़ें विज़िट करते थे जो बुद्धा की लाइफ से रिलेट करती थी, या फिर कोई फेमस मोनेस्ट्रीज होती थी उसको विज़िट करते थे। अपने अकाउंट्स में जो इन्होंने अपने उस टाइम के बारे में लिखा हुआ है उसको कहते हैं अकाउंट्स। जब ये यहाँ से वापस चले जाते हैं, जब अपनी किताब लिखते हैं इंडिया के बारे में, वो इंडिया में कहाँ कहाँ, उस चीज़ को हम कहते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, कि विदेशी यात्रियों द्वारा दिया हुआ विवरण, अपनी यात्रा का विवरण दिया हुआ। ठीक है, वो बताते हैं कि क्या उनको डेंजर्स फेस करने पड़े थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, वो कौन सी मोनेस्ट्रीज में गए थे, उन्होंने कौन सी बुक्स वो अपने साथ लेके आए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज़ुआनज़ैंग जो थे वो उन्होंने इंडिया से वापस जाने के लिए लैंड रूट का इस्तेमाल किया था। वो इंडिया में आ तो गए थे, पर जो वो इंडिया से वापस गए, मैंने बताया था ना कि वो डिफरेंट तरीके से इंडिया में, तो वो पहले नॉर्थ वेस्ट जाते हैं, फिर सेंट्रल एशिया के थ्रू चाइना में जाते हैं, और वो अपने साथ बुद्धास के स्टैचूज लेके जाते हैं जो गोल्ड, सिल्वर और संदलवुड के बने होते हैं। संदलवुड होती चंदन। ठीक है, और अपने साथ वो 600 मनुस्क्रिप्ट लेके जाते हैं। मनुस्क्रिप्ट होती है जो हैंड रिटन बुक होती है, उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। और वो किसके ऊपर लेके जाते थे? 20 हॉर्सेस के ऊपर लेके जाते थे। कुछ रास्ते में जाते जाते उनकी बोट जो है वो डूब जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ मनुस्क्रिप्ट लॉस कर देते हैं, उनसे गुम हो जाती हैं। ठीक है, और वो जो अपनी सारी ज़िंदगी है बाकी वाली,
ठीक है, जब वो चाइना वापस चल जाते हैं, वो इन मनुस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में, मतलब ट्रांसलेट पहले भी संस्कृत में लिखी हुई थी, अब चाइनीज़ आया तो वो तो चाइनीज़ में ही पढ़ेंगे ना, तो चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको क्या करने में, ट्रांसलेट करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। ऐसे ही एक फाहयान है जब वो इंडिया से रिटर्न करते हैं, इनकी स्टोरी बड़ी सही है, बहुत अच्छी है। वो अपनी जर्नी बंगाल से शुरू करते हैं, ये इंडिया है तो यहाँ पे था बंगाल, ठीक है, अपनी जर्नी बंगाल से शुरू करते हैं, बंगाल से ये जावा तक जाते हैं, जावा यहाँ पे है, ठीक है। जब ये जावा तक जाते हैं तो रास्ते में जब ये जावा जा रहे होते हैं इनको 90 दिन का टाइम लगता है जावा तक जाने के लिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में ना तूफ़ान आ जाता है, तो तूफ़ान की वजह से जिस शिप पे होते हैं वहाँ का जो ओनर होता है वो ना अपना कितना सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर देता है, और जो ये फाहाइन होते हैं ये भी अपने जो कपड़े हैं, अपना सामान उसको फेंकते हैं, पर अपनी जो बुक्स इन्होंने अपने साथ ली होती हैं उसको नहीं फेंकते हैं। फिर ये जब जावा पे पहुंच जाते हैं, फिर जावा से ये एक और शिप में बैठ के चाइना चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको टोटल 5 महीनों का टाइम लगता है, ठीक है, 5 से 6 महीनों का टाइम लगता है चाइना तक जाने में। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जगहों की बात करेंगे, जैसे नालंदा है, नालंदा बिहार में है, ठीक है, और इसके यूनिक फीचर्स की बात करेंगे कि जैसे ये बुद्धिस्ट सेंटर था उस टाइम पे, जो ज़ुआनज़ैंग थे, ठीक है, जो पिलग्रिम्स थे जो इंडिया में थे, वो उन्होंने नालंदा में स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, ठीक है, वो उस टाइम की एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। उसके बाद हम भक्ति की बिगनिंग के बारे में बात करेंगे। हम सभी आज भी हम सारे शिव जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी की भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, भक्ति क्या उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो आइडिया था भक्ति का, ये कैसे आया, ठीक है, कैसे कुछ लोगों ने कुछ डेटीज़ होते हैं जो उस टाइम पे देवी देवताओं थे, ठीक है, उनकी पूजा करनी शुरू की ड्यूरिंग दैट टाइम, जो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है, जो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं हिंदुइज्म के, जैसे शिवा है, विष्णु है, माँ दुर्गा है, ठीक है। इनको जो इनकी वर्शिप करने का तरीका था, एक बहुत ही उस टाइम पे पॉपुलर तरीका था जिसको कहते थे भक्ति। भक्ति में क्या होता था कि एक पर्सन अपनी एक डेटी को चूज़ कर लेता था कि मैं इसकी पूजा करूंगा, ठीक है, और अपने आप को पूरा डिवोट कर देता था कि मैं इसका डिवोटी हूँ, मैं इसका फॉलोअर हूँ और मैं इसकी पूजा करूँगा। और अपनी कोई भी पर्सन किसी भी डेटी को फॉलो कर सकता था, चाहे उसकी कोई भी कास्ट है, उसकी कोई भी क्लास है, या कोई भी उसका जेंडर है, मेल है, फीमेल है, क्लास है, वो रिच है, पुअर है, कास्ट है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, कोई भी पर्सन है, वो अपनी एक डेटी को चूज़ करके उसकी पूजा कर सकता था। और ये जो आइडिया है, भक्ति का आइडिया है, ठीक है, इसमें क्या होता था बच्चों, ये जो आइडिया है, हमें पहले तो ये समझो कि ये भगवत गीता हमारी जो एक बहुत ही सैक्रेड बुक है हिंदू की, जो महाभारत का पार्ट है, उसमें हमें ये भक्ति का तरीका दिया हुआ है कि आपको कैसे भक्ति करनी है, ठीक है। जो ये भक्ति करने वाले जो उस टाइम पे आइडिया था, लोग अपने आप को पूरा डिवोशनली डिवोट कर देते थे एक इंडिविजुअल गॉड के ऊपर या गॉडेस के ऊपर, और ये जो लोग थे ये कोई भी बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, सिर्फ उसकी पूजा करते थे, ठीक है। कैसे पूजा करते थे? उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जोत जगाने लगते थे, उसके लिए भजन गाते थे, ठीक है। और ये जो आर्टिस्ट थे, इनको भी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरह से डेवलपमेंट हुई आर्टिस्ट की, इन्होंने ब्यूटीफुल इमेजेस बनानी शुरू कर दी गॉडेसेस की, देवी माँ की, विष्णु जी की, शिव जी की, ठीक है। और ये जो मूर्तियाँ बना रहे थे, ये फोटो बना रहे थे, इनको एक स्पेशल जगह पे रखा जाता था जिसको हम आज के टाइम पे कहते हैं टेम्पल्स, ठीक है। तो भक्ति जो थी उसने लोगों को के ऊपर भी अपना एक इन्फ्लुएंस या एक्सप्रेशन डाला, ठीक है। उसके बाद उसने आर्ट एंड स्कल्पचर के ऊपर, पोट्री के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर भी बहुत फ़र्क डाला। टेम्पल्स बनने शुरू हुए, अलग अलग मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, ठीक है। और ये भक्ति, इसका मतलब क्या होता है भक्ति का, अब ये समझते हैं। जो भक्ति है ये एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका नाम होता है भज, ये आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। इसका मतलब है डिवाइड और शेयर। जब हम एक मतलब कि जो हमारा मेन गॉड है, जैसे विष्णु है, शिव है, जब हम उनके मतलब कि साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम उनके साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो हम उनका मतलब कि हम और वो एक हो जाएंगे, ठीक है, और हम उनकी ही पूजा करेंगे। तो ये जो है वो एक 2 वे एक रिलेशनशिप बन जाएगा डेटी के बीच में और डिवोटी के बीच में। डेटी है वो डिवोटी को अच्छी दुआएं देगा, अच्छी ब्लेसिंग्स देगा, और जो डिवोटी है वो अपनी डेटी को मतलब कि पूजा करेगा, ठीक है। और जो ये डिवोटी है इसको भक्तास कहा जाता था या भागवतास कहा जाता था, ठीक है। शेयर हिज और चूज एंड डेटीज भागा, मतलब कि वो अपनी जो डेटी है उसकी जो ब्लेसिंग्स उसको मिलेंगी, जो उसकी फॉर्चून उसके ऊपर मतलब कि उसको ब्लेसिंग देगा, उससे उसकी लाइफ में अच्छा होगा। तो ये था भक्ति का कंसेप्ट जो आज भी हम फॉलो करते हैं। हम अपने गॉड की पूजा करते हैं कि हमारा जो गॉड है हमारे लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो यही थी भक्ति,
ठीक है, इस चैप्टर में यही था। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ 2 चैप्टर और रह गए हैं, फिर हम हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी क्लास 6 की। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों इस चैप्टर के बाद, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय।